ये तो कम है ना। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं ऑसिलेशन, है ना। ऑसिलेशन। केटीजी थर्मो पढ़ लिया था ना हमने। यस मैम। पढ़ तो लिया है, पता नहीं तुम लोगों ने रिवीजन करी है कि नहीं। ओके, ऑसिलेशंस पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ऑसिलेशंस क्या होता है? देखो, ऑसिलेशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले तो मोशन के बारे में बात करते हैं कि मोशन क्या होता है ना। तो सबसे पहले ऑसिलेशन जब पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो पीरियोडिक कौन सा मोशन है भाई? पीरियोडिक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल अपने मोशन को हर एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीट करे। रिपीट। अगर मोशन अपने पार्टिकल अगर अपने मोशन को हर फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो वो मोशन कहलाता है हमारा पीरियोडिक मोशन, कि भाई ये मेरा पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ये तो बात हुई पीरियोडिक मोशन की। अब पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल क्या हो गया भाई? हमारे जो भी हमारा कोई भी अर्थ है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे घूमती है अपने एक्सेस के अबाउट, और रिवॉल्यूशन भी करती है ना अबाउट अपने इस पे। तो तुम्हारी इसका एक टाइम इंटरवल है कि अपनी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन करती है, तो रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है? रोटेशन का टाइम पीरियड है 24 आवर्स की, अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में अपना पूरा टाइम पीरियड है जो वो कंप्लीट कर लेती है। और रिवॉल्यूशन साइकिल कितनी है भाई? रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है? 365 ईयर्स समथिंग है कुछ, है ना। 364.4 ईयर्स, मतलब 4 आवर्स है ये। तो 364 ईयर्स मतलब इतना कुछ एक्चुअली में टाइम पीरियड है। कब का? रिवॉल्यूशन का, जिसे हम एक साल बोलते हैं, और रोटेशन का 24 घंटे यानी जिसको हम 1 डे बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये टाइम पीरियड है कि कोई भी पार्टिकल पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो ये हमारे टाइम पीरियड के कुछ एग्जांपल। अब उसी मोशन में आता है, पीरियोडिक मोशन में एक मोशन जिसे नाम देते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, है ना। उसी का ही आता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है कि कोई भी पार्टिकल एक पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट ना अपने मोशन को रिपीट करे, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता रहे। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ,
है ना पेंडुलम का, ये बार बार अपने एक मीन पोजीशन के अबाउट अपने पोजीशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये यहाँ जाएगा और ये फिर यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से मोशन को रिपीट कर रहा है। और रिपीट भी कैसे करेगा, टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे टू एंड फ्रो होता रहेगा। और किसके अबाउट करेगा, अपने मेन पोजीशन के अबाउट। इसका मतलब है कि ऑसिलेशन के लिए हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट मोशन होता है, उस पॉइंट के अबाउट मोशन होएगा। और उसी पॉइंट को हम मेन पोजीशन बोल देते हैं कि यही मेन पोजीशन है जिसके अबाउट टू एंड फ्रो हो रहा है। जैसे यहाँ पर इस बॉल को यहाँ पे डालोगे तो ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट मूव होता रहेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। तो इस तरीके से ये मोशन चलता रहेगा। तो इसके अबाउट भी जो ये पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन में और पीरियोडिक मोशन में फर्क क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन जो है टू एंड फ्रो मोशन करते हैं अपनी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, है ना। अब देखो, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे पीरियोडिक तो हैं। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक में क्या था, रिपीटेशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में रिपीटेशन है, तो मतलब ये सारे हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। बट जितने भी पीरियोडिक मोशन है, जैसे कि अर्थ का रिवॉल्यूशन, क्या अर्थ का रिवॉल्यूशन ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो नहीं कर रहा है, वो अपने मोशन को रिपीट तो कर रहा है हर 24 घंटे में, पर टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। तो यानी जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो सारे के सारे ऑसिलेटरी नहीं हो सकते, पर जितने भी ऑसिलेटरी है वो सारे के सारे क्या है, पीरियोडिक है। तो इसलिए लिखा है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, बट उल्टा ठीक नहीं होगा। उल्टा मतलब कि पीरियोडिक जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने समझ लिया। उसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस, जिसे क्या बोलते हैं, एसएचएम। एसएचएम मोशन। तो देखो, पीरियोडिक, सबसे पहले पीरियोडिक याद रखना है। पीरियोडिक का स्पेशल केस ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का स्पेशल केस एसएचएम। तो पीरियोड जितने भी पीरियोडिक है वो सब ऑसिलेटरी हो सकते हैं, पर उल्टा ठीक नहीं हो सकता। ऐसी ऑसिलेटरी हो सकते हैं, मतलब ऑसिलेटरी मोशन में कुछ ऐसे हैं जो एसएचएम कर सकते हैं। तो क्या स्पेशल केस होता है, देखो, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, स्पेशल केस बोले तो क्या है कि इसमें जो भी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लगती है, माइनस एक्स। माइनस एक्स क्या है ये, या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, मैंने ये स्प्रिंग ली और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक बांध दिया जिसका मास m है, ठीक है। ये अब क्या होगा, मान लो ये ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा फोर्स दे दिया, तो ये ब्लॉक किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट क्या करता है, मानने लगो क्या करने लगा, रोटेशन करने लगा, मतलब सॉरी, ऑसिलेशन करने लगा, आगे पीछे घूमने लगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। नहीं तो इसको देखो ऐसे समझो। देखो, मान लो ये हमारे पास स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इससे मैंने एक मास को लटकाया हुआ है। तो एक बात बताओ, ये जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल लेंथ से तो कुछ एक्सटेंड है ऑलरेडी। भाई अगर ये सिंपल रहती तो सिंपल ये कुछ इस तरीके से रहती, मतलब इतना, है ना। बट ये अभी भी क्या है, अगर मास से बंधा हुआ है तो ये कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड है। तो ये एक्सटेंडेड है ऑलरेडी, तो मतलब कि यहाँ पर इसको अगर नीचे mg से खींचा जा रहा है तो ऊपर कुछ ना कुछ ऑलरेडी रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, विच इज kx। तो ये kx इक्वल्स टू mg है, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है अब कोई भी मोशन नहीं कर रहा है ना, पार्टिकल किसी भी मोशन में नहीं है। तो ये पार्टिकल की ये क्या हो गई, ये मीन पोजीशन हो गई। इसका मतलब मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन पोजीशन? मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो। नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। तो मीन पोजीशन पे देख रहे हो के एक्स जो है mg के बराबर है, तो मतलब फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम में है, कोई भी नेट फोर्स नहीं है, इसलिए पार्टिकल रेस्ट पे है यहाँ पे।
अब क्या करते हैं, मैं इस पार्टिकल को थोड़ा और स्ट्रेच कर देती हूँ, मतलब मीन पोजीशन से थोड़ा सा मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, सपोज करो कितने लेंथ से, एक्स नॉट से। बच्चों जब मैंने इसको एक्स नॉट से एक्सटेंड कर दिया, इसका मतलब अब फोर्सेस क्या हो गई, अब यहाँ पर ऑसिलेशन होगा। अब वो ऑसिलेशन किसके अबाउट होता है, मीन पोजीशन के। मतलब तुमने अगर इस लेंथ को खींच दिया, ठीक है, यहां तक अगर तुमने खींच दिया, अब ये पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। मतलब पहले यहां जाएगा, फिर ये नीचे तक आएगा, मतलब इसके यहाँ पर जितना आएगा उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या भाई, ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया, मीन पोजीशन भी मिल गई कि मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन होगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दिया तो वो पार्टिकल ऑसिलेट होने लगेगा। तो नेट फोर्स 0 है मीन पोजीशन के अबाउट। अब ये एक्सटेंशन देखते हैं कि ये कितनी होगी। अब ये कितना हो जाएगा भाई, के एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया ना, एक्सटेंशन पहले एक्स था, एक्स नॉट पकड़ के और खींच दिया तो के एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया, है ना, इंक्रीज हो गया ये। अब मान लो अब होगा क्या कि जैसे ही पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश करेगा ना, जो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो उसको कहाँ लेके आना चाहेगी, ऊपर की तरफ, मीन पोजीशन में। भाई पार्टिकल नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ऑसिलेट कर रहा है, तो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। अब जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाएगा यहाँ से, जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, अब इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। यानी जो भी आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा कहाँ लग रही है, मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। इसलिए बोला है कि फोर्स जो हमेशा कहाँ लगेगी, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। तो हमेशा मीन पोजीशन के टुवार्ड्स लगेगी, और वही हमारा एसएचएम होता है। मतलब फोर्स अगर मीन पोजीशन के टुवार्ड है तो एक्सीलरेशन भी मीन पोजीशन के तरफ ही हो जाएगी। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स वही एक्स्ट्रा फोर्स है जो आपने प्रोवाइड कराई है। भाई मीन पोजीशन तक तो के एक्स एम जी के बराबर था, अब आपने एक्स्ट्रा फोर्स क्या दी, एक्स नॉट को और खींच दिया, यानी के एक्स नॉट। अब जो ये के एक्स नॉट है ना, जो आपने एक्स्ट्रा खींचा है, यही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। भाई एक्स्ट्रा फोर्स के एक्स तो पहली थी, अब एक्स्ट्रा क्या हो गया, के एक्स नॉट। यही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये एक्स्ट्रा फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स का काम करती है। यही फोर्स है जो पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, तो देखो ये लिख रहा। तो मोशन के पैरामीटर क्या है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, एफ बाई एम इक्वल्स टू माइनस के एक्स बाई एम। अब देखो यहाँ पर भी समझाया हुआ है, ये हमारी, ये क्या है, देखो यहाँ पर पार्टिकल की मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन बोले तो यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस है। अब पार्टिकल देखो एक बार तो मैक्सिमम यहाँ जाएगा, जिसको एक्सट्रीम पॉइंट पहला, और फिर पार्टिकल वापस यहाँ आएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है वो दो होती है, एक यहाँ पर लेफ्ट और एक राइट। और यहाँ बीचों बीच मीन पोजीशन होती है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ पर मीन पोजीशन पर नेट फोर्स जो है वो कितना रहता है, 0। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मीन पोजीशन। तो एक, और यहाँ पर हमेशा फोर्स जो रहेगी, अगर मान लो तुम्हारा पार्टिकल इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, मीन पोजीशन की तरफ। अगर तुम्हारा पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ पर फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, मीन पोजीशन की तरफ। तो फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहती है। ठीक है, अब टाइम इतना क्लियर है। अब इक्वेशन की बात करते हैं, एसएचएम की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एसएचएम की इक्वेशन कैसे लिखोगे भाई, क्या है लिखा है हमने, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एफ किसके बराबर है भाई, एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर इक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना। तो डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर इक्वल्स टू माइनस के बाय एम एक्स। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, देखो डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहीं पे देखो के बाय एम को क्या लिख सकते हैं, के बाय एम इक्वल्स टू ओमेगा स्केयर। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई, डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इक्वल्स टू 0।
ये इस तरीके से इक्वेशन बन गई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। यही क्या है इक्वेशन ऑफ एस एच एम, यही क्या है बच्चों इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या आता है, मतलब जो पार्टिकल एस एच एम करेगा उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, मतलब जो पार्टिकल एस एच एम में है उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखो यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल के पास फेज डिफरेंस है तो और कैसे लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाई क्या है बच्चों, फाई इज द फेज डिफरेंस, कि पार्टिकल के पास कितना फेज डिफरेंस है। तो ये इक्वेशन होनी चाहिए अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो। ठीक है, अब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मान लो कोई पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है, अब एक्स की पोजीशन तो हमने निकाल ली, कोई बताएगा ए साइन ओमेगा टी कैसे कैसे लिखेंगे, बोलो। भाई एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है ना, ये पार्ट ये एसएचएम की इक्वेशन है। अब एसएचएम की इक्वेशन तो आ गई, अब इसके बाद क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, देखो पोजीशन तो हमने डिफाइन कर ली, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब पोजीशन और टाइम ग्राफ देखो, पोजीशन और टाइम ग्राफ बनाया है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके से आया है, इस तरीके से कि यहाँ पर पोजीशन है एक्स टी ग्राफ यानी साइन ओमेगा टी है ना, तो साइन ग्राफ आया है, तो ये पोजीशन वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे, तो ये ग्राफ किसका आया है, साइन का, तो ये साइन ग्राफ है। ठीक है, ये साइन ग्राफ बना दिया, ये चीज क्या दिखा रही है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी प्लस ए, ये भी क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, पर ये दूसरी डायरेक्शन में है तो इसको कैसे दिखाएंगे, माइनस ए से। अभी देखा था ना कि एक तरफ मीन पोजीशन थी, उसके दो थी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी यहाँ पर एक एक्सट्रीम पोजीशन थी और एक इधर की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन थी। ठीक है, दोनों तरफ थी, तो एक को प्लस ए दिखाएंगे क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये राइट में है, और एक को नेगेटिव ए दिखाएंगे क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो ये प्लस ए और माइनस ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोले तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, कि मीन पोजिशन से जो पार्टिकल है मैक्सिमम ही कितना डिस्प्लेस हो चुका है। ठीक है, कि मैक्सिमम कितना पार्टिकल जो है मीन पोजिशन से डिस्प्लेस हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे भाई उसको, एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्लियर, देखो यहाँ पे है ना पार्टिकल की एक एक्सट्रीम पोजीशन ये और एक ये, तो ये दो हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। हाँ, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोला गया है। उसके बाद आती है वेलोसिटी, ये जब पार्टिकल, भाई पार्टिकल की पोजीशन क्या है, एक तो मीन पोजीशन है और एक हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है और एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक पार्टिकल की इन तीनों पोजीशंस पे क्या वेलोसिटी रहेगी। तो भाई कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक्स है, हमारे पास पोजीशन है ए साइन ओमेगा टी, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या निकाल सकती हूँ, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएट किया dx बाई dt, तो कितना आया देख, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया ना, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिख दिया। अब ठीक है, अब ये किसका ग्राफ है, कॉस का, यानी अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाती हूँ तो ये कॉस ग्राफ आता है, और कॉस ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, कॉस 0 इक्वल्स टू 1,
यानी कॉस ग्राफ 0 से शुरू हो 1 से शुरू होता है, ये इसलिए 1 से स्टार्ट हुआ है, तो दिस इज कॉस ग्राफ। ठीक है, तो ये तो ओमेगा में था। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी किसके बराबर आया है, एक्स बाय ए के। तो यहां से देखो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट, आइडेंटिटी से। और ये ए ओमेगा 1 माइनस साइन ओमेगा टी को क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये पूरा हो गया, ये ए स्क्वायर, तो ये बाहर लेके इसको बाहर लेके चले गए, ठीक है, ए से। तो ये कितना बचेगा, ओमेगा रूट से ये बाहर आएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये किसकी फॉर्मूला आया है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी किसके बराबर है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए और एक्स क्या है, ए इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल कितनी दूरी पर है, भाई वही तो निकालोगे वेलोसिटी की, किस पॉइंट पे निकालनी है, तो एक्स के किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब बात आई कि वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कब होती है ना। तो देखो वेलोसिटी का आपने क्या लिखा, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो एक बार बताओ, पार्टिकल जो है देखो इस तरीके से मोशन करेगा, ये मीन पोजीशन पे है, यहाँ से एक्सट्रीम पर चला गया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है पार्टिकल की, और फिर पार्टिकल यहाँ चला गया, ये भी पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब एक बार बताओ, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ रहेगी, मुझे वी मैक्स निकालनी है। मैक्सिमम देखो, पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होगा वो यहाँ से एकदम से छूट के भगेगा, ठीक है, धीरे धीरे जाते 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 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा, तो वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर ये वेलोसिटी 0 नहीं हुई होती तो पार्टिकल और आगे चलता, पर ये पार्टिकल यहीं आके रुक क्यों गया, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी नहीं बची। ठीक है, तो वी मैक्सिमम कहाँ रहता है, मीन पोजीशन पे, और वेलोसिटी 0 कहाँ हो जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। भाई पार्टिकल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फाइनली जाके वेलोसिटी 0 हो गई, तभी तो पार्टिकल रुक गया, वरना पार्टिकल आगे चलता रहता है ना। तो पार्टिकल जैसे ही मैक्सिमम हुआ वहां पर वेलोसिटी रुक गई, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी 0 हो गई। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोले या फिर एक्सट्रीम पोजीशन बोले, वहां पर वेलोसिटी 0, और मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो देखो ये फॉर्मूले में अगर मैं मीन पोजीशन लिखती हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मीन पोजीशन पे, एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल है तो एक्स क्या हो गया, 0। तो वी मैक्सिमम कितना आ गया, ए ओमेगा। वी मैक्सिमम कितना आ गया बच्चों, ए ओमेगा। क्लियर है, दिख रहा है ना साफ साफ कि एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ए ओमेगा। कब आई है ये, जब पार्टिकल कहाँ है, एट मीन पोजीशन, यहाँ पे लिख लो एट मीन पोजीशन, वी मैक्स इक्वल्स टू ए ओमेगा, और ये एक्स इक्वल्स टू 0 पर है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है इतना। अब ये देखो यहाँ पे ग्राफ भी बनाया हुआ है, अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा ग्राफ आता है, इलिप्स का। कैसा ग्राफ आता है, अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ आया है, इलिप्स। ये इलिप्स का ग्राफ है, ठीक है। अब उसके बाद आती है एक्सीलरेशन, कि एक्सीलरेशन कहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है, तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, इंजन वेलोसिटी बोले तो कैसे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। हाँ, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वी कितना आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वी आया था। अब मुझे एक्सीलरेशन निकालनी है तो ऑब्वियसली मैं डीवी बाई डी टी करूंगी। यस मैम। तो ए ओमेगा कॉस कितना बनेगा, साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का भी ए ओमेगा स्क्वायर आया और ये माइनस था, यस मैम। क्योंकि कॉस माइनस में जाएगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी,
देखो ग्राफ आया है जो एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में, वो साइन का नेगेटिव ग्राफ है। यस मैम। ठीक है, तो साइन का ग्राफ शुरू ऐसे होता है, पर ये नेगेटिव है तो साइन का ग्राफ नीचे से शुरू किया है, तो ये नेगेटिव ग्राफ है साइन का, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। अब देखो मुझे ए मैक्स निकालना है। ए मैक्स के लिए साइन ओमेगा टी कितनी हो जाएगी, 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की 1 होती है, तो ए मैक्सिमम कितना हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन आई है कितनी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन किस किस जगह पर हो सकती है। तो तीन वही पोजीशन बनाते हैं। ये मेरी मीन पोजीशन पार्टिकल की, ये पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर भी पार्टिकल की एक एक्सट्रीम पोजीशन लिखते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब पार्टिकल को दोबारा एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे लेके आया जा रहा है, और वो खुद आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन है। मैंने क्या बोला है, फोर्स हमेशा कहाँ पे एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फोर्स एक्ट कर रहा है मतलब एक्सीलरेशन भी इधर की तरफ है भाई, जब भी तो पार्टिकल को मीन पोजीशन पे दोबारा लेके आया जा रहा है। अगर वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन भी ना हो तो पार्टिकल तो वहीं बैठ जाएगा, पार्टिकल को लेके कौन आएगा। तो पार्टिकल को एक्सीलरेशन लेके आ रही है, वहां से खींच के फोर्स लेके आ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे जैसे पार्टिकल को, जैसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई, उस इंस्टेंट में पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है, और उस पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या है, मैक्सिमम। कितनी एक्सीलरेशन है उस पॉइंट पर, मैक्सिमम एक्सीलरेशन है उस पॉइंट पे। तो पार्टिकल को वो मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, तभी तो पार्टिकल आ पाएगा। तो मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है बट एक्सीलरेशन क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ऐसी दूसरी एक्सट्रीम पर, यहाँ पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहेगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल को हम लोग खींच के लेके आ रहे हैं, वो अपने आप मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है मीन पोजीशन की तरफ, तभी पार्टिकल आगे आ पाएगा, तभी मोशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन की मीन पोजीशन पर जो है वैल्यू 0 है, यानी मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या हो गई, 0। और वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम। तो यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। कौन कौन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, है ना। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। हाँ, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखो कैसा ग्राफ आ रहा है, बताओ। ये ग्राफ एक्सप्लेन करो कैसे, क्यों आया है ये, बताएगा कोई। ये ग्राफ जो है ये बीच में से क्यों पास हुआ है, और ये बीच क्या है, बोलो। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये वाला ग्राफ क्यों है, अरे कुछ तो आंसर दो, कैसा गलत बताओ, कुछ बताओ तो सही, भले ही गलत बताओ, बताओ तो। ये वाला जो ग्राफ है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, ये क्यों आया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मैं दिख भी रही है, कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने ए मैक्स कब लिखवाई है, जब एक्स की वैल्यू ए के बराबर हो गई। मैंने ए मैक्सिमम क्या लिखवाया है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तभी क्या बोला है कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब है, मीन वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम है।
ये ग्राफ क्यों आया है देखो, जैसे ही यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 रखोगे, एक्सीलरेशन कितनी होगी, 0। x जीरो। की वैल्यू 0 रखती है, एक्सीलरेशन 0 हो गई। मतलब x की वैल्यू 0 कहां पर है, x की वैल्यू 0 मीन कहां पे है, मीन मीन पोजीशन। पोजीशन। मीन मीन पोजीशन पोजीशन। पे x की वैल्यू 0 है, तो ये यही दिखा रहा है, जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी वैसे ही एक्सीलरेशन भी 0 हो गई, इसलिए ग्राफ बीच में से कटता हुआ है ना, कि एक्सीलरेशन 0 कब होगी, जब x 0। तो यहाँ पर दोनों 0 हैं, डिस्प्लेसमेंट भी और एक्सीलरेशन भी, इसलिए ग्राफ बीच से कटता हुआ आया है। क्लियर। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ एसएचएम की, कि एसएचएम में जो है एनर्जी कैसे वर्क करती है। तो भाई कैसे वर्क करेगी, हमारे पास एक बात बताओ, किसी भी पार्टिकल के पास कितनी एनर्जीज हो सकती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अगर कोई भी पार्टिकल है तो भाई उसके पास, तुम्हें सबको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो एक ये वैल्यू फिक्स्ड है। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, मैं बात करती हूँ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी सिंपल सी बात है, आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व करके आता है, तुम्हें याद करनी है वैल्यू। टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो हाफ के एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी। अच्छा, अब इसमें से एक बात बताओ, इसमें से वेरिएबल टर्म कौन सी है, भाई वेरिएबल क्या है, एक्स। एक्स वेरी कर रहा है ना, एक्स ही तो वेरी कर रहा है। यस मैम। हाँ, तो देखो टोटल एनर्जी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर, और ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ए इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मतलब कि के भी कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट, और ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो टोटल एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट से दिखाई जा रही है। ठीक है, ये कांस्टेंट से दिखाई जा रही है, और ये वैल्यू क्या होगी, ए। तो ये यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू से दिखाई गई है। अब इसमें देखो दो ग्राफ है, एक पोटेंशियल एनर्जी का, एक काइनेटिक एनर्जी का। अब कैसे पहचानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। तो देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है ना, ये एक्स की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल 0, इसकी वजह से ग्राफ जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो इस डी ग्राफ आया है, ऐसे जैसा भी बनाना चाहो इस तरीके का ग्राफ। अब काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर एक्स की वैल्यू 0 रख दो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, है ना। अगर एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 पर एक्स इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, देखो मैक्सिमम, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब सेम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तभी तो उनका जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रखना है। तो x इक्वल टू 0 बोले तो मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी भी कैसी थी, मैक्सिमम थी, है ना। मीन पोजीशन पे क्या थी, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम है। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा पीई और केई का, याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट विद डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है बताओ, टाइम पीरियड का 1/t, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। अब ये क्या कह रहा है कि एक ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो एसएचएम के दो टाइम्स जो है ऑसिलेट ज्यादा करती है ना, 2 टाइम्स जो है ज्यादा ऑसिलेट करती है, और उसमें काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द किसी भी पार्टिकल का ऑसिलेशन।
तो देखो क्या होता है, एक बार पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर पार्टिकल वापस आया, फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया। तो देखो काइनेटिक एनर्जी एक बार यहाँ पर मैक्सिमम हुई, यहाँ पर, फिर पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई, फिर पार्टिकल वापस यहाँ पर आया, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो एक ही रोटेशन में पार्टिकल जब अपनी पार्टिकल का एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा? एक बार बताओ भाई, कोई भी पार्टिकल है उसका ऑसिलेशन कंप्लीट कब होगा? ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम, और ये यहाँ पर एक एक्सट्रीम। पार्टिकल का ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? वो पहले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पर आया, और फिर वो यहाँ के दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, और एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा यहाँ पर आया, तब पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी देखो, इतने में 2 बार जीरो और मैक्सिमम हो गई। कैसे? एक बार तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गई, जीरो हो गई, फिर जीरो से फिर मीन पोजीशन पे आए, तो एक राउंड तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। फिर दूसरा चक्कर जब पार्टिकल एक्सट्रीम सेकंड की तरफ जाएगा, वहां पर होगा एक मैक्सिमम और जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बार ऑसिलेट कर चुकी है? 2 बार। तो इसलिए लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है 2 बार ऑसिलेट करेगी एज कंपेयर टू ओमेगा का SHM। क्लियर है? यस मैम। तो ओमेगा ऑफ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा SHM। अब ये देखो फेस, फेस क्या है? फेस दिखाया हुआ है कि पार्टिकल अगर किस किस पोजीशन पे है तो उनके फेस को कैसे लिखते हैं। मतलब कि देखो, पहले तो यहाँ पे इस वाली को देखो, नहीं पहले ये देखो, ये वाला ऊपर से देखो, पार्टिकल ये क्या है? मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये एक्सट्रीम सेकंड। पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है और वो इधर की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो ये कितना वो देता है? फेस 0। मतलब अभी इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? A साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है? एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव। अब अगर पार्टिकल मान लो लेफ्ट एक्सट्रीम पे है बच्चों, पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे रखा हुआ है यहाँ पे, अब पार्टिकल की टेंडेंसी किधर की तरफ है आने की? इधर की तरफ है ना, तरफ। तो कितने डिग्री का फेस जनरेट होगा? π/2 का। तो देखो क्या लिखा है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये ओमेगा टी का जो π/2 का फेस जनरेट हुआ अगर लेफ्ट राइट एक्सट्रीम पे है। तो अगर पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पे आके इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, यानी सेकंड एक्सट्रीम पर, तो फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट हो जाएगा? पाई का। कितने का? पाई का फेज डिफरेंस जनरेट हो गया। अब इक्वेशन जो लिखोगे इसकी थर्ड पॉइंट पे कैसे लिखोगे? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि अब पार्टिकल मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो पाई का डिफरेंस, तो प्लस पाई लिख दिया। पार्टिकल अगर राइट एक्सट्रीम पे है तो टेंडेंसी कहाँ है आने की? वापस मीन पोजीशन की तरफ। अब कितने का फेज डिफरेंस जनरेट होता है? 3π/2 का। कितने का? 3π/2 का ये फेज जनरेट होगा। ठीक है, 3π/2। तो ये फेज डिफरेंस लिखने हैं जब पार्टिकल इधर इधर पोजीशंस में घूम रहा हो तो। अब उससे पहले देखो पार्टिकल के टाइम पीरियड की बात करते हैं कुछ। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करते हैं। क्या? देखो, पार्टिकल यहां पर है मीन पोजीशन पर, पार्टिकल यहां पर गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर पार्टिकल वापस यहाँ आएगा अपनी सेकंड एक्सट्रीम पे। देखो अगर सिर्फ फर्स्ट टाइम आके एकदम फटाफट फटाफट समझोगे तो समझना मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन 1 और ये एक्सट्रीम पोजीशन 2। अब देखो होगा क्या। तो इस एक ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड लगता है? एक टाइम पीरियड कितना लगता है? टी, है ना। टी कैसे होगा? पार्टिकल पहले यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, पार्टिकल फिर यहां से यहाँ जाएगा, और फिर पार्टिकल वापस आएगा। इसको क्या कहते हैं? 1 टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको?
वन टाइम पीरियड। ये एक टाइम पीरियड है, इसको वन ऑसिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। समझ आ रहा है एक ऑसिलेशन क्या है? पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तो ये पार्टिकल क्या है? पूरा वन कंप्लीट ऑसिलेशन है। और ये एक टी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड बोले तो कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, वो कितना है? कैपिटल टी है। अच्छा, अब मुझे बताओ, देखो अगर ये कैपिटल टी है तो पार्टिकल जब यहां से यहां जाएगा तो टी बाय 4 टाइम लगेगा। पार्टिकल फिर यहां से यहां आएगा तो फिर टी बाय 4 का समय लगेगा। ऐसे यहाँ पे ये टी बाय 4 लगेगा और ऐसे यहाँ पर टी बाय 4 का समय लगेगा। राइट? तो पार्टिकल को अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाना हो वन टाइम तो कितना समय लगता है बच्चों? टी बाय 4। कितना 4 समय लगता है? टी बाय 4 का by समय लगता 4 है। फिर वापस आएगा, फिर टी बाय 4 का टाइम लेगा। तो यानी एक एक्सट्रीम से आने जाने में पार्टिकल को टी बाय 2 का टाइम लग गया। T by 2 ये हो गया। अब यहाँ पर जब पार्टिकल, अगर मान लो कहते हैं कि टी बाय 4 टाइम पीरियड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ए, यानी टी बाय 4 में पूरा एक एक्सट्रीम का चक्कर लग चुका है। पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो पूरा डिस्टेंस जो हुआ वो ए हुआ। ठीक है, टी बाय 4 पे। और यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों? पाई बाय 2 का। या फिर बोले कि पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है तो मतलब पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ए। ठीक है। अच्छा, अब ए बाय 2 पे, ए बाय 2 पे कितना कवर, ए बाय 2 जब कवर करेगा तो कितना फेज डिफरेंस बनाएगा वो, या कितना समय? अब पार्टिकल जो है ए बाय 2 पर है। ए बाय 2 बोले तो भाई यहाँ पर ए और यहाँ पर ए बाय 2 आधा डिस्टेंस। ए बाय 2 पर कितना डिस्टेंस लगेगा, या फिर ए बाय 2 पे कितना टाइम पीरियड है? T by 2 कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? pi भाई एक बात 180 देखो, जब ये मीन पोजीशन यहाँ पर है 0 डिग्री और इसको यहाँ पर ए पर जाने में कितने डिग्री का एंगल बनाया है इसने? 90 डिग्री का। मीन पोजीशन yes मान लो यहाँ है और यहाँ पर जाने के, ए पर कंप्लीट करने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब अगर ए बाय 2 कंप्लीट करना है तो कितना बनाएगा? देखो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी हो गया ना। एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। एक्स की वैल्यू मैंने कितनी बोली? ए बाय 2। ठीक है, ये हो गया ए साइन ओमेगा टी। तो ये ए से ए कट गया तो साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2। तो ये 1/2 साइन कितने पे होता है? साइन 1/2 कितने पे होता है? 30 डिग्री। तो यानी फेज डिफरेंस कितना आया यहाँ से? अगर ए बाय 2 पे है तो वही मैं पूछ रही थी, 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6। ठीक है, तो इस तरीके से तुम निकाल लोगे सारी चीजें कि कितना फेज डिफरेंस है इतने वैल्यू पे, कितना पार्टिकल किस डिस्टेंस पे है, कितनी पोजीशन पे है। तो एक्स की वैल्यू रख के आप टी निकाल सकते हो। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से। ठीक है, अब क्या होगा देखो। हाँ, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पार्टिकल देखो, पार्टिकल की मीन पोजीशन यहाँ है। ठीक है, पर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा, वो कहीं एक्सट्रीम के बीच से शुरू कर रहा है। ना तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है, ना एक्सट्रीम पे है। तो ऐसे में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे पार्टिकल की? भाई अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हुआ था तो हमने क्या लिखा था? ए साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू नहीं हो रहा है, वो किसी और पोजीशन से शुरू होगा, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? देखो, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ पर भी हो सकता है ओमेगा टी प्लस 5, ये भी ओमेगा टी प्लस 5। अब ये एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट वही एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, मतलब कि ओरिजिन से जो पार्टिकल है वो कितनी दूरी पर है, सॉरी, यहाँ से जो पार्टिकल जो है ये मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है, ये मीन पोजीशन। एक्स नॉट क्या है? मीन पोजीशन की डिस्टेंस, मीन पोजीशन तक की पार्टिकल से लेके मीन पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक्स नॉट। तो अब इस इक्वेशन को देखो, कह रहे हैं कि ये इक्वेशन लिखो, तो क्या बताया है? मीन पोजीशन 8 दूरी पर है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे 10.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो 13 मीटर की दूरी पर है। अब बोला है इक्वेशन लिखो, तो एक बात बताओ, जिसमें एक्स नॉट कितना हो गया? एक्स नॉट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन।
ये लिखने का तरीका है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू ना करे तो पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू नहीं कर रहा है तो एक्स नॉट को कितना लिखेंगे अब, डिस्टेंस टू मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 8, तो ये लिखा 8 प्लस ए क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस, तो कितना लिखा +5, ठीक है। अब लिखा देखो साइन ओमेगा टी +5, मतलब अब आपको ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा कैसे निकाल लेंगे, टाइम पीरियड 10 गिवन है तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/T, देखो 2π टाइम पीरियड 10 है तो ये कितना आ गया π/5, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखी π/5T। अब फाई यानी अब फेज डिफरेंस भी चाहिए कि पार्टिकल ने कितना इनिशियली, फाई का मतलब क्या होता है इनिशियल फेज डिफरेंस, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता तो ये फेज डिफरेंस 0 रहता, पर अब पार्टिकल मीन पोजीशन से कुछ दूरी पर है, इसका मतलब अब कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, तो फेज डिफरेंस देखो कैसे निकालोगे, मीन पोजीशन से जहां पर पार्टिकल है ये कितनी दूरी है 8 और ये 10.5, तो 10.5 में से 8 माइनस कर दिए तो कितना, ये डिस्टेंस कितना बचा 2.5, तो ये 2.5 मीटर की दूरी पर कितना फाई क्रिएट करेगा वो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे देखो, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी +5, टी इक्वल्स टू 0 रखो, टी की 0 रखोगे तो वैल्यू x इक्वल्स टू ए साइन कितना आया 5, है ना, और x की वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है 5, और x की वैल्यू कितनी है भाई, अभी निकालिए ये डिस्टेंस, x का मतलब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल के बीच में और मीन पोजीशन में कितना डिस्टेंस है 2.5, तो x की वैल्यू लिखी 2.5 और ये लिखा साइन 5, तो ये 2.5/5 इक्वल्स टू साइन 5 कितना आ गया ये, अरे एक सेकंड, ए कितना है 5 है, तो ये तो मेरा वैल्यू कितनी बन गई भाई 1/2, साइन 5 कितना आया भाई, ये 25 ये 50 कर दो, तो साइन 5 आ गया मेरा 1/2, है ना, तो 5 की वैल्यू 1/2 पे कितने पे हो गई, ना हो गए 5/6, 30 डिग्री हो गया ना, तो 30 को कैसे लिख सकते हैं 180/6, तो यानी 30 डिग्री, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई π/6, टी इक्वल्स टू 0 पे, तो ऑप्शन देख लो क्या है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 8 ऐड नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या क्लियर हो सकता है 8 + 5 2/5, नहीं ये कितना आया है π/5 आया है ओमेगा, π/5 + 5/6, तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है, ठीक है, तो सब चीज वही है कि t इक्वल्स टू 0 पे x कितना होगा, उस पर ये कितना होगा, ऐसे कर करके हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ये रन डी हमने निकाल लिया, 5 निकालना सिखा दिया तो मैं t इक्वल्स टू 0 पे सारी चीजें निकालनी सिखा दी, यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो जरा चलो, करो ये वाला क्वेश्चन।
करो इसे क्वेश्चन को, कैसे करोगे? देखो क्या कह रहा है, दो पार्टिकल है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे रखे हुए हैं, ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक पार्टिकल का 3 सेकंड है, दूसरे पार्टिकल का 8 सेकंड है, ठीक है। तो वन इज प्रेजेंट एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम और दूसरा इसमें, तो बताना है कि किस समय पर ये दोनों सेम फेस में होंगे। तो सेम फेस में होने का क्या मतलब है, फाइव वन इक्वल्स टू फाइव टू, दोनों का जो है फाइव सेम हो जाएगा, है ना। और फाइव क्या होता है भाई, ओमेगा टी प्लस ये प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ये किसी टी टाइम पे इनका जो फेज डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। ये रहा फाइव वन इक्वल्स टू फाइव टू। तो फाइव वन फाइव टू के बराबर कैसे होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा। तो मतलब ओमेगा क्या होगा, एक पार्टिकल का टाइम पीरियड प्लस फाइव, जो भी फेज डिफरेंस है फाइव वन, इक्वल्स टू ओमेगा टी, दूसरे पार्टिकल का टाइम पीरियड प्लस उसका जो फेस है वो। अच्छा, मुझे इस वाले पार्टिकल का फेज डिफरेंस बताओ कितना है। वन इज प्रेजेंट एट द पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव में उसका टाइम पीरियड 3 सेकंड है, तो 2 पाई अपॉन T1, तो टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई बाई T, तो T इज इक्वल टू 3 सेकंड। कितना फेज डिफरेंस है भाई यहाँ पर, भाई कितना है यहाँ पे फेज डिफरेंस, पाई बाई 2 का, तो ये पाई बाई 2 लिखोगे। दूसरा यहाँ पर है, तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 8 सेकंड दिया हुआ है, फेज डिफरेंस इसके लिए कितना होता है 3 पाई बाई 2 का। तो ये दोनों बराबर हो गए, इनको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से ये टी की वैल्यू आ जाएगी। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे टी लिखना भूल गई। तो ये जो टी आ जाएगा, इस टी टाइम पर इनका जो फेस है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर बताया गया है, क्लियर है। यस मैम। हाँ, तो ऐसे ओमेगास को आप बराबर कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, उसके लिए तुम्हें ना शॉर्ट नोट्स जो प्रोवाइड करे गए हैं वो एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं इस लेक्चर को एक दिन और पढ़ाऊंगी, दूसरे लेक्चर में एक और चीजें कवर कर लेंगे। तो एक बार शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़ लेना बच्चों, शॉर्ट नोट्स जरूरी हैं। ठीक है, तो एक बार डाउट्स प्लीज अपने जो भी तुम्हारे वो हैं शॉर्ट नोट्स उनको पढ़ लेना, क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर लेना। ओके एवरीवन, गुड नाइट।